Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ पीएन लोधा। मित्रों, रीट भर्ती 2021 हेतु शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 36 आज लेकर आया हूं, जिसमें शिक्षण विधियों के 26 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कल 20 प्रश्न डाले थे मैंने शिक्षण विधियों के। आशा है आपको वो 20 प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे साथियों। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अगर रेगुलर हमारे चैनल पर जुड़कर रहते हो एग्ज़ाम तक, तो मित्रों आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फायदा आपको इस चैनल से हो जाएगा। तो चलिए, 40 दिन आपके पास शेष है, मेरिट बिल्कुल आप ही लाओगे साथियों। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बंदा मेहनत करेगा, जो विद्यार्थी मेहनत करेगा पूरी लगन के साथ, उसका सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। तो बिल्कुल आप पूरी मेहनत कीजिएगा और पूरी कोशिश कर लीजिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। 26 में से 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए आज, क्योंकि आज के क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कोशिश होना चाहिए 26 में से 25 या 24 या 23 क्वेश्चन आपके राइट हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने से, शोर मचाने से, मौन बैठने से और सुनने और बोलने से। तो मित्रों अगर कोई शोर मचा रहा है तो यूं नहीं कि वो सक्रिय है, क्योंकि शोर मचाना तो गलत हो गया, तो फिर ये गलत है। मौन बैठने से तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि वो सक्रिय है या निष्क्रिय है। लेकिन यदि सुनना और बोलना दोनों चीज़ें होती है कि अध्यापक जो बोलता है उसे यदि छात्र सुनते हैं और फिर बोलते भी हैं, मतलब उसका जवाब भी देते हैं, तो साथियों इसका मतलब छात्र क्या है, सक्रिय है कक्षा में। विकल्प नंबर 4 सही है। हाँ में हाँ मिलाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि बोलना भी पड़ता है, प्रश्न भी पूछने पड़ते हैं साथियों। चौथा विकल्प राइट रहेगा इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। सुलेख से तात्पर्य है स्वयं से लिखा हुआ आलेख, सुना हुआ लेख, सुंदर लेख और लेख की सुंदर कल्पना। तो कल्पना करना ही सुलेख नहीं कहलाएगा साथियों। सुने हुए लेख को कभी भी सुलेख नहीं कहते। सु मतलब अच्छा या सुंदर लेख। तो साथियों सुलेख का मतलब क्या होता है, सुंदर लेख। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 3 है, स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए केवल विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए, केवल कविताएं सुनानी चाहिए, केवल कहानी सुनानी चाहिए और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर केवल शब्द में तो सिर्फ वही आ जाती है, मतलब ये सभी। लेकिन चौथा विकल्प क्या है, उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी चीज़ें बालकों को विद्यालय में सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, कि कहानी भी सुनाओ, कविताएं भी सुनाओ, विभिन्न घटनाओं को भी सुनाओ। इससे बालकों में सुनने की जो क्षमता है, सुनने का जो कौशल है, उसमें अवश्य वृद्धि होगी मित्रों। तो प्रश्न नंबर 3 में आपका चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 4 है, इजी क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भाषाई कौशलों का सही क्रम है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना। मित्रों सबसे पहले तो सुनना आता है, तो ये गलत हो गया। अब इनमें से देखेंगे तो सबसे पहले तो सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है और फिर लिखना आता है। श्रवण कौशलों का ये सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जबकि मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछे तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना राइट रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं है। स्पेशली मोंटेसरी का नाम आए तभी आपको लिखना आगे करना है साथियों। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 4 में तीसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 पर। भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रथम कौशल रिक्त स्थान है जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो देखिए सर्वप्रथम कौशल कौन सा होता है साथियों, सुनना होता है, जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है। सबसे पहले बालक में कौन सा कौशल विकसित होता है साथियों, श्रवण कौशल या सुनना कौशल विकसित होता है। तो 5वें क्वेश्चन में आपका चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को।
मित्रों प्रश्न नंबर 6 है, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? शब्दों का अर्थ, मुख्य बिंदु या विचारों को ग्रहण करना, वाक्यों का अर्थ और द्रुत गति से पढ़ना। तो साथियों पठन कौशल में द्रुत गति से पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, शब्दों या वाक्यों का अर्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि जो मुख्य बिंदु है या जो विचार है उनको ग्रहण करना। जैसे हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, उसके जो विचार है, उसके जो शब्द है, बिंदु है, वाक्य है, सभी को यदि आप ग्रहण कर लेते हो तो वो पठन कौशल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो मित्रों 7वां क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो? जो अभ्यास दिए गए होते हैं पाठ्य पुस्तक में वो कैसे होना चाहिए? जिसके उत्तर निश्चित हो, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पीय हो और जो व्याकरण पर ही आधारित हो। तो ऐसा नहीं है कि जो व्याकरण पर ही आधारित है वो ही अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण के अलावा भी अन्य चीज़ें होती है। साथियों पहला, दूसरा या तीसरा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लगभग आप गलत ही बताओगे मित्रों, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। बट इसका जो राइट आंसर कौन सा रहेगा, हो सकता है आपके तीसरे मन में आ रहा है, दूसरा मन में आ रहा है या पहले आपके मन में आ रहा हो कि इसका उत्तर ये रहेगा। लेकिन साथियों इसका जो उत्तर है वो रहेगा जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, दूसरा विकल्प। अब आप सोचोगे कि बहुविकल्पीय वाला होना चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पीय में सभी चीज़ें होती है। लेकिन साथियों जो अभ्यास की बात की जा रही है यहाँ पर, अभ्यास ये बहुविकल्पीय, अभ्यास में भी बहुविकल्पीय रहेंगे क्या? ये तो मूल्यांकन में रहेंगे। साथियों जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, क्योंकि बालक जब अभ्यास करेंगे तो अनुमान और कल्पना पर यदि उत्तर हैं आधारित, तो फिर वो अपनी जो वैचारिक जो उनकी मौलिकता है, जो सृजनशीलता है, जो अभिव्यक्ति है विचारों की, वो अनुमान और कल्पना पर आधारित ही होना चाहिए। साथियों दूसरा विकल्प है, यहाँ पर वो खुद के विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे, वो अनुमान लगाएंगे, वो कल्पना करेंगे, तो वो खुद के जो विचार हैं उनको व्यक्त करेंगे इसके माध्यम से। तो बिल्कुल नो डाउट 7वें क्वेश्चन में 100% आपके दूसरा ही विकल्प राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 पर। कमेंट कर सकते हो वैसे 7वें प्रश्न के लिए आप, बट मेरा ये तो वही आंसर है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, अनावश्यक जगह घेरते हैं, संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं और परंपरा का निर्वाह करते हैं। तो परंपरा का निर्वाह करने के लिए चित्र नहीं दिए जाते हैं, ना ही शोभा बढ़ाने के लिए। जगह घेरना भी गलत हो गया, बल्कि संकल्पना जो दी गई होती है उसका स्पष्टीकरण पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिए गए होते हैं उनके माध्यम से होता है। तो साथियों प्रश्न नंबर 8 में आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। मित्रों 9वां क्वेश्चन है, वीडियो एवं सीडी रोम से मिलकर बनी व्यवस्था कहलाती है। वीडियो टेक्स, डिजिटल वीडियो, इंटरेक्टिव, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो आप बाहर निकाल दोगे। तो जो वीडियो और सीडी रोम से मिलकर जो बनी व्यवस्था होती है उसको डिजिटल वीडियो इंटरेक्टिव के नाम से जाना जाता है। वीडियो टेक्स्ट के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि डिजिटल वीडियो इंटरेक्टिव के नाम से उसको जाना जाता है। साथियों विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 9 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतः क्रिया स्थापित करने में 2 तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर और सीडी और रोम। तो साथियों 2 तरफा की बात की जा रही है, तो ईमेल और कंप्यूटर नहीं बल्कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो होती है साथियों, इसमें उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी होती है। इसके द्वारा जो अंतःक्रिया स्थापित की जाती है 2 तरफा, इसको ही टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के नाम से जाना जाता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सॉरी थोड़ा उच्चारण संबंधी विकार आ गया इस शब्द में, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इसका नाम है। तो विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न नंबर 10 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 पर। मित्रों 11वां क्वेश्चन है, वह तकनीकी जो वीडियो एवं सीडी रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है वह है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया, सीडी रोम, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन और नेटवर्क। तो साथियों वह तकनीकी जो वीडियो और सीडी रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में इनको यदि जोड़े
तो उसको डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 आयामी की भी बात की जा रही है साथियों। तो इसमें वीडियो भी है, CD रोम भी है और इनको 3 आयामी में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 को। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है और बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भाषा प्रयोग की कुशलता से प्रभाव तो पड़ेगा साथियों, बाध्य नहीं करेगी, अलंकारिक के लिए नहीं प्रेरित करेगी, बल्कि जो बच्चों में भाषा प्रयोग है उसके लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है भाषा प्रयोग की कुशलता। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो खुद की भाषा प्रयोग की, अगर भाषा प्रयोग में यदि वो कुशल है तो बिल्कुल आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाता है यहाँ पर बच्चों के सामने उस शिक्षक के द्वारा। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 12 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 पर। मित्रों 13वां क्वेश्चन है, विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले सिद्धांत है। एडगर डेल, किलपेट्रिक, जॉन ड्यूवी और मॉरिसन। तो साथियों दृश्य श्रव्य सामग्रियों से संबंधित जो अनुभव शंकु दिया गया था ये एडगर डेल के द्वारा दिया गया था, कोन ऑफ एक्सपीरियंस जिसको बोला जाता है मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 13 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री को केवल तब सजावटी हो जाती है जब वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य न सिखाए, वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की न हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं और बच्चों को पढ़ाना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, पहले आपको प्रश्न को समझना है कि जो भाषा की कक्षा है उसमें जो प्रदर्शित सामग्री होती है प्रदर्शित देखने की, तो वो सजावटी कब हो जाएगी साथियों, सजावटी तब हो जाएगी जब बच्चों को पढ़ाना लिखना सिखाने सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता है। जैसे सहायक सामग्री तो आपके पास है लेकिन आपने उसको कक्षा में भी लगा रखा है और यदि आप उसका उपयोग बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में नहीं करते हो तो फिर वो एक सजावटी सामग्री ही बनकर रह जाती है। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 14 में। चलिए देखते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 को। तो मित्रों प्रश्न नंबर 15, नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है दृश्य सहायक सामग्री का, श्रव्य सहायक सामग्री का, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का और अप्रक्षेपित सहायक सामग्री का। तो नाटक अथवा अभिनय जिसमें बोला भी जाता है और सुना भी जाता है, मतलब ये दृश्य भी है और श्रव्य भी है। तो साथियों दृश्य श्रव्य सामग्री का इसको उदाहरण आप कह सकते हो। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा मित्रों प्रश्न नंबर 15 में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। मित्रों प्रश्न नंबर 16 है, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य सामग्री और इनमें से कोई नहीं। तो चित्र विस्तारक यंत्र में चित्रों को बड़े आकार में दिखाया जाता है साथियों। अब किसके माध्यम से? मशीन के माध्यम से, मतलब यंत्रों के माध्यम से सिर्फ दिखाया ही जाता है, इसमें सुनाया नहीं जाता है। अतः यह यांत्रिक दृश्य सामग्री का उदाहरण है मित्रों। प्रश्न नंबर 16 में आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 पर। मित्रों 17वां क्वेश्चन है, अपारदर्शी पदार्थों के छोटे रूपों को पर्दे पर बड़े आकार में प्रक्षेपित किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोस्कोप, कैमरा, एपिडाइस्कोप और ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो छोटे छोटे रूपों को पर्दे पर बड़े आकार में प्रक्षेपित जो अपारदर्शी पदार्थ होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। अपारदर्शी मतलब जिनके आसपास आप नहीं देख सकते हो। तो साथियों ऐसे छोटे छोटे रूपों को पर्दे पर यदि बड़े आकार में दिखाया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो ऐसा काम होता है एपिडाइस्कोप के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है साथियों? एपिडाइस्कोप के माध्यम से। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न नंबर 17 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 18 पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझाने पर बल देना, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना और मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना।
तो मित्रों CCE इसका मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो देखो, ये नियमित और समग्र भी बनाती है, ये रटने की बजाय समझाने पर बल देता है, ये निदान व उपचार को प्रसारित करता है, लेकिन शिक्षक की भूमिका कम करना, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया ना साथियों। इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन मित्रों, प्रश्न नंबर 19 है, डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली त्रिध्रुवीय संरचना के तत्व है। शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन, शिक्षा के लक्ष्य, पुस्तक और मूल्यांकन, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण अनुभव। तो मित्रों, जो डॉक्टर BS ब्लूम ने मूल्यांकन प्रणाली के लिए त्रिध्रुवीय संरचना बताई थी, उसमें इन्होंने एक तो शिक्षण उद्देश्य बताया था, एक इन्होंने अधिगम अनुभव बताया था और एक मूल्यांकन बताया गया था साथियों। तो विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 19 में। चलिए देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 20 को। मित्रों 20वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का वह कौन सा साधन है जिसमें बालक के सामाजिकरण का मापन व विश्लेषण किया जाता है? निरीक्षण, समाजमिति, संचय आलेख और परीक्षा। तो मित्रों, मूल्यांकन के उस साधन को क्या कहा जाएगा जिसमें बालक का सामाजिकरण का मापन भी करेंगे और विश्लेषण? तो सामाजिकरण शब्द आ रहा है, तो ये फिर समाजमिति विधि के अंतर्गत चला जाता है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 20 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 21 पर। मित्रों 21वां क्वेश्चन है, एक उत्तम परीक्षण का कौन सा गुण नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण और रचनात्मकता। तो मित्रों, परीक्षण के अंतर्गत विश्वसनीयता भी आती है, वैधता भी आती है और मानकीकरण भी आता है, लेकिन रचनात्मकता जैसा कोई भी गुण उत्तम परीक्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। तो साथियों प्रश्न नंबर 21 में आपके चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 22 पर। किसी छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है इसका पता लगाया जाता है? शिक्षण विधियों द्वारा, निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा, शिक्षण उद्देश्य द्वारा और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, किसी छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, तो शिक्षण विधियों के द्वारा इसका पता नहीं लगता है, बल्कि साथियों निष्पत्ति परीक्षणों के द्वारा, जिसको परफॉर्मेंस टेस्ट हम बोलते हैं, इसके द्वारा पता लगता है साथियों। तो विकल्प नंबर 2 सही है आपके प्रश्न नंबर 22 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना और बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। तो मित्रों CCE सतत मूल्यांकन का निहितार्थ मतलब उद्देश्य क्या है? साथियों देखिए, इसका उद्देश्य है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, क्योंकि CCE में लगातार आकलन यदि आप करते हो तो जो वो भाषा प्रयोग करते हैं उसका आकलन भी आप अच्छे से कर सकते हो। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों 23 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है और वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो मित्रों, माधुरी पढ़ते समय जो कभी कभी जो वाक्य होते हैं, शब्दों की पुनरावृत्ति है, इनको दोबारा बोलती है साथियों। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। किसके साथ? समझ के साथ पढ़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। विकल्प नंबर 1 सही है 24 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 25 पर। यहाँ पर कौन सा राइट रहेगा साथियों? प्रथम। इस मूल्यांकन में जहां अध्यापक बालकों की प्रगति से अवगत रहता है, वहां बालक की सतत सावधान होकर वर्ष भर परिश्रम करता रहता है, इसको हम उचित मूल्यांकन कहेंगे, सर्वांगीण मूल्यांकन कहेंगे, सतत समग्र मूल्यांकन कहेंगे और उद्देश्य आधारित मूल्यांकन कहेंगे। तो साथियों CCE की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए CCE राइट आंसर रहेगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। जो अध्यापक है बालकों की प्रगति से अवगत रहता है, बालकों की सतत है, सावधान होकर वर्ष भर परिश्रम करता रहता है। तो साथियों इस मूल्यांकन को सतत और समग्र मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 में आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। बालक का हिंदी भाषा को पठन कौशलों संबंधी दोष है,
वह विराम चिन्हों का ध्यान रखकर नहीं पढ़ता है, वह पढ़ते समय उचित स्वराघात का प्रयोग नहीं करता है, वह शब्दों या कभी कभी वाक्यांशों को दोहराता है और उपयुक्त सभी। तो मित्रों पठन कौशलों के दोषों में ये सभी दोष आ जाएंगे, अतः चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 26 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 26 क्वेश्चन है, मैंने बता दिया था साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।